हेलो बच्चों, तो हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में अपवर्तन का नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आपेक्षिक अपवर्तनांक। तो माध्यम का आपेक्षिक अपवर्तनांक हम लोग किसको बोलते हैं? माध्यम का आपेक्षिक अपवर्तनांक को किसको बोलते हैं? तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था निरपेक्ष अपवर्तनांक को। किसको हमने देखा था? निरपेक्ष अपवर्तनांक को देखा था कि किसी भी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक को कैसे परिभाषित करते हैं और आखिर क्या होता है। तो माध्यम के घनत्व के अनुसार माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, इसीलिए है ना किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक को निर्वात माध्यम के सापेक्ष में, याद रखना है, निर्वात माध्यम के सापेक्ष में परिभाषित किया जाता है। और कैसे परिभाषित किया जाता है? तो निरपेक्ष अपवर्तनांक को परिभाषित किया जाता है निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। और निरपेक्ष अपवर्तनांक को n से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है? n से दिखाया जाता है। तो माध्यम का अपवर्तनांक बोलो या फिर माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं? निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक, है ना। इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं C बटा CL। इसका मतलब है निर्वात में प्रकाश की चाल, है ना, बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, मीडियम में प्रकाश की चाल, है ना। अब हम लोग समझेंगे आपेक्षिक अपवर्तनांक किसको बोलते हैं। यदि ये हमारा दिया हुआ है माध्यम 1, ये माध्यम 2 है, माध्यम 1 माध्यम 2 है, यहाँ पर निर्वात माध्यम नहीं है ना, निर्वात माध्यम नहीं है, माध्यम 1 है, माध्यम 2 है। माध्यम 1 का, है ना, निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 है और माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक N2 है। तो हम लोग आपेक्षिक अपवर्तनांक किसको बोलते हैं? तो आपेक्षिक अपवर्तनांक किसको बोलते हैं? दो माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक का अनुपात, है ना। इस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा, मतलब कि माध्यम 1 का निर्वात के सापेक्ष में अपवर्तनांक होगा, माध्यम 2 का निर्वात के सापेक्ष में अपवर्तनांक होगा, है ना, N1 और N2। तो इस ये दोनों का अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आपेक्षिक अपवर्तनांक, है ना। दोनों माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक का अनुपात को ही हम लोग बोलते हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक, है ना। तो जब भी हम लोग आपेक्षिक अपवर्तनांक को परिभाषित करते हैं किसी भी माध्यम, है ना, अब यहाँ पर दो माध्यम है, दोनों माध्यम का हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। तो यदि हम लोग आपेक्षिक अपवर्तनांक का हम लोग परिभाषित करें, है ना, यदि पहला केस में कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष में, है ना, वहां पर निर्वात था, वहां पर क्या था? निर्वात था, लेकिन यहाँ पर माध्यम 1 है, यहाँ पर माध्यम 1 है। तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक हम लोग निकाल रहे हैं माध्यम 1 के सापेक्ष में। थोड़ा ध्यान देना है, माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 का अपवर्तनांक हम लोग निकाल रहे हैं माध्यम 1 के सापेक्ष में। तो हम लोग शब्द में ऐसे बोलेंगे, सेंटेंस में ऐसे बोलेंगे, माध्यम 2 का अपवर्तनांक, है ना, माध्यम 1 के सापेक्ष में। तो इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे N21। N21 का मतलब माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष में, तो क्या हो जाएगा? N2 बटा N, है ना, ये पहले है ये बाद में है, तो N2 बटा N1, है ना। तो ये याद रखना है, इस प्रकार हम लोग लिखते हैं N21 बराबर हो जाएगा N2 बटा N1। इसका मतलब है माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष में। यदि प्रकाश की चाल माध्यम 1 में C1 हो और माध्यम 2 में C2 हो, यदि प्रकाश की चाल है तो प्रकाश के चाल के संदर्भ में या प्रकाश के चाल के टर्म में हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे आपेक्षिक अपवर्तनांक को? तो N21 बराबर क्या हो जाएगा? N21 बराबर हो जाएगा N2 बटा N1। N2 क्या है? माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक, और माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम लोग क्या लिखेंगे? C बटा C2, है ना, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, है ना। तो C बटा C2, है ना। इसी तरह C1 N1 सर, है ना, N1 को N1 का मतलब है माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? C बटा C1, मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। तो N21 बराबर हो जाएगा C बटा C2, है ना, N2 के बदले में, और N1 के बदले में C बटा C1। ये इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा C1 बटा C2। तो N21 बराबर हो जाएगा C1 बटा C2। इसको बोल सकते हैं C1 का मतलब क्या हो गया? माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा, है ना, C2 को हम लोग बोल सकते हैं माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। तो N21 को हम लोग प्रकाश के चाल के टर्म में लिख सकते हैं N21 बराबर C1 बटा C2, है ना, मतलब माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। तो जितना भी यहाँ पर है ना टर्म आ रहा है, ये फॉर्मूला टाइप का, उसको आप लोग याद करके रखेंगे, समझ के रखेंगे। अगला है माध्यम, इसी प्रकार है ना, हम लोग माध्यम 2 का निकाल रहे थे अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष में, अब निकालेंगे माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष, है ना, 2 के सापेक्ष में माध्यम 1 का अपवर्तनांक क्या होगा?
तो इसको लिखेंगे N12। N12 का मतलब हो गया माध्यम एक का अपवर्तनांक माध्यम दो के सापेक्ष में क्या हो जाएगा, तो N1 बटा N2 क्या हो जाएगा, N1 बटा N2। और यदि इसको हम लोग प्रकाश की चाल के टर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा, N1 को हम लोग लिख सकते हैं C बटा C1 और N2 को लिख सकते हैं C बटा C2। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा C2 बटा C1। इसका मतलब है N12 बराबर हो जाएगा माध्यम दो में प्रकाश की चाल बटा माध्यम यहाँ पर थोड़ा सा C2 पर माध्यम दो में प्रकाश की चाल बटा माध्यम एक में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा, है ना, N12 बराबर हो जाएगा प्रकाश के टर्म में, प्रकाश के चाल के टर्म में माध्यम दो में प्रकाश की चाल बटा माध्यम एक में प्रकाश की चाल। तो ये जितने भी फॉर्मूला जैसे दिख रहे हैं याद रखेंगे। अब यदि हम लोग देख लिए N21 को क्या लिखेंगे, C1 बटा C2, N12 को क्या लिखेंगे, C2 बटा C1। अब यदि यहाँ पर गौर करें N21 और N12 दोनों को गुना कर, N21 और N12 को दोनों को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, N21 का मतलब हो गया C1 बटा C2 और N12 का मतलब हो गया C2 बटा C1। तो दोनों कटेगा, है ना, ये कट जाएगा, C2 कट जाएगा, C1 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो N21 गुना N12 बराबर क्या होता है, 1 होता है। इस फॉर्मूला को भी याद रखेंगे। तो जितना भी फॉर्मूला यहाँ नजर आ रहा है सभी फॉर्मूला को नजर याद रखेंगे। एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये और ये चौथा, है ना। तो इस प्रकार हो जाएगा कि यदि दोनों माध्यम का एक दूसरे के सापेक्ष में जो अपवर्तनांक है उसका गुणनफल 1 हो जाएगा, याद रखना।